नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज। मैं हूं नगमा। गोलमेज की इस एपिसोड में हम जल्दी से ये देखेंगे कि ये जो पूरा साल गुजरा है इसमें काफी उथल-पुथल रही है और क्या बड़ी घटनाएं हुई और खास करके भारत के पड़ोस में क्या कुछ बदला, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, चीन में, और क्या इसका असर भारत पे पड़ता है, भारत की नीतियों पे पड़ता है और आने वाले साल में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं सुशांत सरीन। धन्यवाद आपका सुशांत। शुरुआत इस एपिसोड की मैं करना चाहूंगी पाकिस्तान की चर्चा से। हमारा पड़ोसी है, अभी लगातार कुछ ना कुछ समस्या लगी रही है, लेकिन पाकिस्तान में खुद इस साल में बहुत कुछ बदला है। सबसे पहले तुम शुरुआत करें तो जो बदलाव हुई वहां जो सियासी बदलाव हुए उसका असर, इमरान खान की रैलियां, इमरान खान पर हमला, सत्ता में उथल पुथल, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी बहुत बुरे दौर से गुजरते रहे। वो इकोनॉमी को ही देखें आप और सियासी उथल पुथल, वहां ये साल कैसा रहा और उसका असर भारत पर किस तरह से पड़ता, भारत की नीति पर, आतंकवाद पर, पड़ोस के देश से जो आतंकवाद हमेशा पनपता रहा उस पर। नगमा, पाकिस्तान जब से वजूद में आया है ना, तो हर साल पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो है वो यही कहते हैं कि ये एक बड़ा क्रिटिकल ईयर है और देश खतरे में है। लेकिन मेरे ख्याल 2022 कई तरीकों से एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल ईयर था। जैसे आपने पहले कहा कि बहुत उथल पुथल हुई पाकिस्तान में, और कई चीजें जो हैं, कई जो बुत हैं वो टूटे और कई चीजें जो हैं उनमें बदलाव आया। एक तो ऑब्वियसली जो एक प्रत्यक्ष तौर पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ, इमरान खान की जो सरकार थी उसको बाहर निकाला गया एक अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा और एक नई सरकार सत्ता में आई। बहुत लोगों ने ये माना था कि सत्ता से हटने के बाद इमरान खान एक लिहाज से खत्म हो जाएंगे सियासी तौर पर। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बाउंस बैक किया वो ठीक है, उन्होंने बहुत झूठ का सहारा लिया और बहुत ज्यादा एक ऐसा उबाल पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो वापस सेंटर स्टेज पे आ गए हैं। और अब हालात ये हैं कि एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सारी की सारी बाकी जो सियासी पार्टियां हैं वो दूसरी तरफ है, और शायद फौज भी उनके दूसरी तरफ है। और उसके बावजूद इमरान खान जो हैं वो काफी हद तक उन्होंने अपना जो है वर्चस्व जो है वो एक तरीके से कायम रखा है सियासत के ऊपर। और मेरे ख्याल ये एक बहुत अहम चीज है। अब बहुत लोगों का मानना ये है कि अगले साल चुनाव होंगे, अगर हुए पाकिस्तान में, अगर कोई फौजी शासन ना लग गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था बड़े बुरे हालत में है और रिफॉर्म्स पॉसिबल नहीं है इस हालात में, जिस तरीके की सियासी उथल पुथल चल रही है वहां पर। तो एक ये भी एक आशंका है कि कहीं फौज डायरेक्टली हस्तक्षेप ना करे। लेकिन अगर ये ना हुआ तो अगले साल चुनाव होंगे, और अभी तक ये माना जाता है, बहुत लोग ये मानते हैं कि इमरान खान चुनावों में जीत करके नहीं आ सकते। लेकिन एक चीज हमारे को माननी पड़ेगी, बेशक अगर वो चुनावों में उनको हरवा भी दिया जाए, पाकिस्तान की सत्ता के ऊपर तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के ऊपर मेरे ख्याल उनका जो असर है वो बिल्कुल रहेगा। दूसरी चीज जो उन्होंने की, वो फौज के खिलाफ एक ऐसा उन्होंने फ्रंट खोला जो फौज ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में तो फौज के खिलाफ एक नफरत पाई जाती है, लेकिन हमने पहली बार ही देखा कि पंजाब, जो कि सारे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है और एक तरीके का एक कॉलोनियल सिस्टम है पाकिस्तान के ऊपर पंजाब का, पंजाब में के अंदर से फौज के खिलाफ जिस तरीके की आवाजें उठी हैं, नगमा, मैंने ऐसी आवाजें पिछले 30 सालों में नहीं सुनी। छोटे सूबों से तो सुनते थे, लेकिन पंजाब से कभी ऐसी आवाजें नहीं सुनी। तो एक फौज की जो छवि है उस पर भी बहुत ज्यादा सेंध लगी है। अब फौज में भी परिवर्तन हुआ, उसमें भी जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी चालाकियां करने की कोशिश की और बहुत, जिसे बोलते हैं कि एक बड़ी मैकियावेलियन मैनिपुलेशंस की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उनको बाहर जाना पड़ा। उनका उनका कार्यकाल खत्म हो गया और एक नए फौज के सरबराह आए हैं। उन्होंने अभी तक तो एक बड़ी लो प्रोफाइल रखी हुई है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उम्मीद उनसे लगाई नहीं जा रही, खास तौर पर भारत को लेकर के। एक जिस तरीके की उन्होंने नियुक्तियां की हैं, एक जो ISPR जो उनका
पब्लिसिटी का जो डिपार्टमेंट है उसमें जिस व्यक्ति को उन्होंने चुना है वो एक ऐसे व्यक्ति का बेटा है जो पाकिस्तान के एक साइंसदान थे, लेकिन वो साइंसदान ऐसे थे कि जो जिन्हों के अंदर से एनर्जी पैदा करने की बात करते थे। साइंसदान वो ऐसे थे जो उसामा बिन लादेन के साथ मिलकर के कुछ तामझाम करने की कोशिश कर रहे थे, और साइंसदान वो ऐसे थे जिनको यूएन और बाकी जगहों पे एक दहशतगर्द के साथ मुलव्विस होने में पाया गया। उनका बेटा जो है वो अब फौज का जो प्रचार का विभाग है उसको संभालेगा जी। तो उससे आशंका होती है कि जो एक खास माइंडसेट है पाकिस्तान का फौज का, एक कट्टरपंथ की तरफ और या भारत के साथ नफरत की तरफ, वो शायद बरकरार रहेगा। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। जी, दो चीज में इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आपने जो इमरान खान की बात करी, जो फौज से उन्होंने टक्कर ली जिस तरह से और फौज के खिलाफ जो आवाजें सुनाई दी वो भी हैरत अंगेज थी, खास करके पंजाब से। तो फौज ने भी इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाल के दिनों में कई चीजें उनके बारे में बाहर आई, वो उन पर कितना असर डालता है पॉलिटिकली? उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, कुछ चुनावों में उनकी पार्टी के लोग जीते थे, पर क्या इससे इमरान खान के पॉलिटिकल करियर में एक बड़ा धक्का पहुंचेगा? दूसरी बात के आपने हम सब ने देखा कि कितना ज्यादा बिलावल भुट्टो की तरफ से तमाम तरह के बयान आए हैं भारत को लेकर, उनको बहुत ज्यादा कोई गंभीरता से ले ना ले, वो मंत्री हैं वहां पर, तो जाहिर सी बात क्या उनके रिमार्क्स ऐसे ही हैं, उनके रिमार्क्स, उनके बयान जो हैं वो पाकिस्तान सरकार की नीतियों को दिखाता है। इससे इनका हासिल क्या होता है? क्योंकि कोई खास भारत पर वो असर डाल पाए इस तरह के बयान, ये दिखता तो नहीं। अंदरूनी मुश्किलात उनकी बहुत पहले से ही हैं, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो इकोनॉमी हो। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी कैसे कम हो रही है, क्या हो सकती है, डेंट क्या लगा उसे? और दूसरे बिलावल भुट्टो को अगर हम देखें तो ये कैसे इनको हम समझेंगे? नगमा, जो जहां तक इमरान खान का सवाल है, देखिए इमरान खान के दो तरीके के समर्थक थे, एक्चुअली तीन। एक तो वो थे जो इमरान खान की भक्ति में लुप्त थे, जो उनके मुरीद हाँ, हैं जी, हाँ, वो तो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। अच्छा, ये जो स्कैंडल्स उनके आए हैं, जिस तरीके की उनकी अश्लील जो टेप्स निकली हैं अभी, हाँ, और आशंका ये है कि और भी बहुत सारी निकलेंगी जिसमें वीडियो टेप्स भी हैं। लेकिन इमरान खान पहले से ये उन्होंने बोल दिया था कि मेरी इस तरीके को मुझे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी। ये मेकर इन टेप्स में तो खैर मुझे तो कोई शक नहीं है कि बिल्कुल सही है और ऑथेंटिक है, क्योंकि इमरान खान की जो छवि है, जिन लोग इमरान खान को जानते थे या उनसे उनका पाला पड़ा था, वो जानते थे कि इमरान खान एक प्लेबॉय वाला जो उनकी छवि थी, उन्होंने वो पूरी तरीके से छोड़ी नहीं थी। जी, वो तो खैर वो अगर है, लेकिन क्या वो उनको डेंट करेगी पॉलिटिकली? मैं बता रहा हूं आपको, तो उनके मुरीदों को तो नहीं करेगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके साथ जुड़ गए थे या उनका समर्थन करते थे। लेकिन उसमें उनको ये लगेगा कि यार देखो, इससे बड़ा मुनाफिक कौन हो सकता है। एक तरफ ये इस्लाम का दर्श देता है, एक तरफ ये हमको ये कहता है कि हमको अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, हमको अपने परिवार के साथ कैसे चलना चाहिए, औरतों को किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, औरतें अगर अच्छे कपड़े ना पहने या पूरे अपने आप को लिबास पूरा ना रखें तो उनका रेप हो सकता है, तो ये बड़ी लाजमी सी चीज है। इस तरीके के इन्होंने बयान दिए। एक तरफ तो इन्होंने ये सारी चीजें बोली, ठीक है, और इस्लाम के अलंबरदार बने हुए थे, और दूसरी तरफ इनकी हरकतें देखें तो एक तबका जरूर है जो इनसे खफा होगा और शायद इनसे किनारा करेगा, और तीसरा तबका ये है जो देखेगा कि क्या इमरान खान उनको सत्ता में वापस लेकर आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते, और उनका जो समर्थन है वो बिल्कुल अपॉर्चुनिज्म पर बेस्ड होगा। तो ये तीन तरीके के इनके वो होंगे। कुछ हद तक तो डेंट लगा है, और वो हमको इसलिए भी महसूस हो रहा है कि जिस तरीके की आग उगल रहे थे इमरान खान, कुछ हद तक वो ठंडे हो गए हैं, और ये भी माना जा रहा है कि फौज उनको पूरी तरीके से समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि नई फौज आ गई है, तो वहां पर भी एक असर पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का जहां तक सवाल है, उसमें दो तीन चीजें हैं। देखिए, पहली बात तो नगमा, हमारे को वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि अगर किसी देश का विदेश मंत्री है तो वो अपना पर्सनल बयान उसका कोई नहीं है। तो ये मैं तो इसको औपचारिक बयान मान करके, और जो पाकिस्तान की सरकार है उसका बयान मान करके मैं तो इसको लूंगा।
और मेरा रिएक्शन एक भारतीय अगर जो पॉलिसी मेकर हो या भारतीय सरकार है, उसका रिएक्शन उसी हिसाब से होना चाहिए। इसको नजरअंदाज करना हिमाकत होगी, पहली बात। दूसरी चीज ये कि बिलावल भुट्टो का जो एक बैकग्राउंड है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन और इनकी माँ जो थी उसने भी बहुत भारत के खिलाफ, जिसे बोलते हैं नफरत उगली थी, कश्मीर को लेकर के, उसके बाद भी लेकर के। और बिलावल भुट्टो से कहते हैं कि भाई हमारी माँ बड़ा अच्छे रिश्ते चाहती थी, बिल्कुल बेकार की बात है, क्योंकि बिलावल भुट्टो की माँ ने 1990 के दशक में जब दूसरी बारी वो प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्होंने बिल्कुल सिरे से रिफ्यूज कर दिया था कि भारत के साथ हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो इससे तो कोई रिश्ते कोई बहुत बेहतर नहीं होते। तो ये झूठ बोल रहे थे। लेकिन ज्यादा जो अहम बात ये है कि बिलावल भुट्टो एक जो नई फौज की सत्ता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और शायद उसको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के बयान से वो दो चीजें प्रूव करते हैं। एक, अपने जो इस्लामी क्रीडेंशियल्स हैं, मोदी को गाली दे करके वो पुख्ता हो जाते हैं, और दूसरे अपने जो राष्ट्रवाद के जो क्रीडेंशियल्स हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर कई बार ये आरोप लगता है, तो उसको भी पुख्ता कर देते हैं कि हम तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी भी हैं और हम इस्लाम के भी अलंबरदार हैं। तो एक तो ये पहलू है उसका। ये फौज के अंदर भी ये माना जाता है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो इस पर चलता है, तो उसको रीच आउट कर रहे हैं। दूसरी चीज जो मुझे लग रहा है कि बिलावल भुट्टो ने ये जो स्टेटमेंट दी है, कहीं ना कहीं फौज ने भी इनको इशारा किया होगा कि पड़ जाओ इनके ऊपर, भारतीयों के ऊपर। क्यों? पाकिस्तान के अंदर नगमा जो नैरेटिव चल रहा है वो ये है कि भारत से हमारे को अभी कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था तगड़ी है, हम लोग बिल्कुल जमीन पे लेटे हुए हैं, भारत हमसे चीजें निकालेगा, हमको कुछ देगा नहीं। तो इसको वार्ड ऑफ करने के लिए उनकी जो स्ट्रैटेजी वो ये होगी कि भारत को ये जताना कि हम आपसे डरते नहीं है, हम आपके नीचे नहीं लगे हुए हैं, हम आपसे कमतर नहीं है, हम बिल्कुल वैसे ही खड़े हुए हैं जैसे हम पहले दिन से खड़े हुए थे आपके खिलाफ। और उसके लिए इस तरीके की बयानबाजी बहुत जरूरी हो जाती है, ये दिखाने के लिए कि तो, आप हमको कमजोर मत समझिएगा। तो अपने ये दर्शा रहे हैं डोमेस्टिक ऑडियंस जो उनकी है, जिनके अपने लोग हैं, उनके लिए भी मैसेजिंग जो है वो बहुत जरूरी है। ये सब जो बदलाव हुए हैं यहाँ पर सियासी तौर पे भी और आर्मी में जो फौज में बदलाव हुआ है, जो नीति रही है अफगानिस्तान को लेकर या जो आतंकवाद उस इलाके में पनपा है, उस पर क्या असर पड़ा और आने वाले दिनों में क्या दिखेगा? अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आने के बाद में कई तरह की जो नीतियां बदली, और उस पे आप देखिए कि अगर लड़कियों के ही पढ़ाई की बात करें, यूनिवर्सिटी जाने की जो रोक टोक रही, उस पर सऊदी अरब जैसे देश भी अब अपने बयान दे रहे हैं। पर पाकिस्तान का स्टैंड क्या, और वहां पे आतंकवाद उस इलाके में जो पनपता रहा है, उनके रिश्ते वहां पर किस तरह से बदले, या बदलाव यहाँ भी हुआ है, बदलाव अफगानिस्तान में भी हुआ है? इमरान खान ने ना एक स्टेटमेंट दी थी, ऑल्दो दी तो वो अमेरिका के लिए थी, कि तालिबान ने जो है गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। और शायद वो गुलामी की जो बेड़ियां थी वो अमेरिका की तो नहीं तोड़ी थी, पाकिस्तान की जो गुलामी की बेड़ियां हैं मेरे ख्याल वो टूटती हुई उनकी खनखनाहट हमारे को अब नजर आ रही है या सुनाई दे रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो तालिबान जब से सत्ता में आए हैं, पाकिस्तान की जितनी उम्मीदें थी तालिबान से वो सब की सब ध्वस्त हो चुकी है। और पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि यार ये हमने जिनका समर्थन किया था, जिनको पाल पोस के हमने बड़ा किया, जिनके कारण हमने सारी दुनिया से टक्कर ली, वो तो अब हमारे ही गले पड़ गए हैं। अब तालिबान वही पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं या वही नैरेटिव अडॉप्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ किया था। जब पाकिस्तान को अमेरिका कहता था कि भैया आप तालिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, तो पाकिस्तान जो जो बहाने इस्तेमाल करता था वो सारे के सारे बहाने तालिबान जो है पाकिस्तान के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो आतंकी पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं उनको लेकर के। पहली बात। दूसरी चीज ये कि हमको अब नजर आ रहा है कि तालिबान को भी एक तरीके की लोकप्रियता की जरूरत है। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत की लहर है, तो तालिबान ये नहीं दिखा सकते कि हम पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, तो वो वहां पर भी उनका एक पोस्चरिंग है पाकिस्तान के खिलाफ।
और एक जो लॉजिक है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, या जो इस्लामी कट्टरपंथ ताकतें हैं जो अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही हैं या आतंकवाद को फैला रही हैं, खैर वो उसको आतंकवाद नहीं मानते, लेकिन मेरे ख्याल वो वाला भी लॉजिक ऑपरेट कर रहा है। तो जो सुरक्षा के लिहाज से जो पाकिस्तान के हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अब हम जैसे लोगों को तो पता था, हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी वो ध्वस्त हो गई हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज नगमा ये है कि अफगानिस्तान में पिछले 1.5 साल में, जब से उनकी हुकूमत आई है काबुल में तालिबान की, एक भी ऐसी चीज नहीं हुई जो पहले से हमने अनुमान नहीं लगा लिया था। चाहे जैसे आपने मेंशन किया, औरतों की तरफ उनका जो रवैया है उसको लेकर के, बच्चियों की जो पढ़ाई है उसको लेकर के, तमाम जो सोशल और कल्चरल उनकी पॉलिसीज रही हैं वो, या जो उनकी पॉलिसीज रही हैं जो छोटी कौमें हैं वहां पर, जैसे ताजिक हैं या उज़्बेक हैं या हजारा है, उनके खिलाफ जो दमन का एक सिलसिला है, वो भी कोई अचंभे की बात नहीं है हमारे लिए। तो कोई भी अफगानिस्तान में चीज ऐसी नहीं हुई जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई आश्चर्य होना चाहिए। तो मेरे ख्याल ट्रू टू पैटर्न चल रहा है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ज्यादा जिसे कहेंगे मनफी होंगे या नेगेटिव होंगे, खास तौर पर के इसलिए कि एक तो अर्थव्यवस्था वैसे ही बिल्कुल खत्म हो चुकी है पाकिस्तान की, और उसके साथ साथ अगर आतंकवाद भी चल रहा है और राजनीतिक उठापटक भी चल रही है, तो एक अस्थिरता का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा गहरा गया है, और उसमें अफगानिस्तान का जो रोल है वो भी एक बहुत अहम भूमिका अदा करेगा। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे पास वक्त कम ही है, कि एक बहुत बड़ी घटना जो रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर हुई, जिसका असर पूरी दुनिया में पड़ा, उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा, खाने की किल्लत हो या तेल की क्राइसिस हो, ये दिखाई दे रहा है। और पहले लोगों को लग रहा था कि कहाँ तक इसका असर जाएगा, पर आप देखें कि दूर दराज मुल्कों में सभी जगह पे इसका असर महसूस हो रहा है, और ये जंग जो है वो कहीं खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही अभी। तो उस लिहाज से इस इलाके पर भी उसका क्या असर देखा जा रहा है सुशांत? देखिए, एक तो इसका राजनीतिक असर पड़ा, क्योंकि आपको याद होगा कि जंग जिस दिन शुरू हुई उस दिन इमरान खान पहुंच गए थे मॉस्को, बिल्कुल। और फिर जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया था वहां पर, वो जो पश्चिमी दुनिया है उसमें कोई बहुत अच्छी उसको नहीं तस्वर किया गया। और तो एक तो वो पहलू था। अभी भी ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम रूस से तेल ले लेंगे, हमारे को सस्ता मिल जाएगा, लेकिन वो फिजूल की इधर उधर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके पास पैसा है लेने का, पैसा जिनसे लेते हैं अरबों से पैसा लेते हैं, तो अरबों से ही तेल ले लें, अरबों से पैसा लेके रूस से तेल लेंगे तो फिर पैसा भी देना बंद कर देंगे और रूस से तेल भी नहीं आएगा। लेकिन अगर इतनी अकल होती तो फिर पाकिस्तान क्यों बनाते। लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो गई है इनके लिए कि आगे चल करके जो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर तेल का दाम उस ऊंचाई पे रहा जहां पर है, तो एक तो वो सीधा सीधा अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ता है, और जिन भी मुल्कों की कमजोर अर्थव्यवस्था है, खास तौर पर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने बांग्लादेश में भी देखा है, वहां पर भी एक असर पड़ा है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ गए और जो अंतरराष्ट्रीय मंडियां थी उसमें एक तरीके की गिरावट आई है, तो वहां पर भी इनको प्रॉब्लम हुई है। तो पाकिस्तान को भी एक डबल जेपडी हुई है वहां पर, तो उससे अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा। दूसरी जगह जहां पर इनकी जो राजनीतिक तौर पर जो असर पड़ा है वो ये है कि ये जो सारा का सारा षड्यंत्र का एक बयानिया बनाया इमरान खान ने, वो उसी विजिट को लेकर के बनाया, तो एक वो भी असर पड़ा है इनके ऊपर। तीसरी जगह चीज जो हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर अब ये आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान जो है दोनों तरफ का खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो रूस के साथ बातचीत करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो यूक्रेन को असला भी पहुंचा रहा है। ये कितनी पुख्ता खबर है इस पर अभी एक सवालिया निशान है, लेकिन वो एक असर पड़ रहा है इस खित्ते के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने यह महसूस किया था कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था पर भी उसका असर पड़ा है। अच्छा, एक और जगह जो बहुत असर पड़ा है, पाकिस्तान जो है
वो अब इतना अनाज नहीं उगाता कि वो अपने लोगों को खाना खिला सके, तो उसको अनाज इंपोर्ट करने की बहुत जरूरत पड़ती है। और उन्होंने बहुत सारे जो थे सौदे जो थे वो या तो वो रूस से या यूक्रेन से तय कर रखे थे, वहां पर भी एक असर पड़ा है। तो जौन सा गेहूं उनको एक जमाने में $300 के आसपास मिल रहा था और पाकिस्तानियों ने लेने से इनकार कर दिया था, अब वही गेहूं उनको लगभग $400 में लेना पड़ रहा है पर टन। तो वो भी एक असर पड़ता है ना आपकी अर्थव्यवस्था के ऊपर। अगर आपको फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है तो वहां पर भी एक असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर के एक काफी नेगेटिव एक असर पड़ा है इस युद्ध का पाकिस्तान के ऊपर। शायद और देशों से कहीं ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर इसका असर है। जी, और ये जो आने वाला साल है उसमें इसी पे नज़र होगी कि कैसे ये जो रूस और यूक्रेन की जो जंग है, वो जब रुकती है या थमती है, या वहाँ पर किसी तरह के डायलॉग्स अगर संभव है ये, तो तब जाकर इस जो नेगेटिव असर इन इलाकों में पड़ा है उसमें हालाँकि उसमें समय लगेगा उससे उभरने में भी, लेकिन उसमें कुछ कमी आए। इतना ही वक़्त है मेरे पास इस वक़्त। सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका, ख़ास करके हमारे पड़ोस में जो उथल-पुथल मची है उसके ऊपर उसका आंकलन करने के लिए, और बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए गोलमेज़ में।